नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन राजस्थान कला संस्कृति में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राजस्थान की भाषाएं और बोलियां। राजस्थान की भाषाएं और बोलियां किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन से विद्वानों के द्वारा कौन कौन से मत दिए गए हैं, एल.पी. तेरसीतोरी ने क्या बताया है, इसके अलावा अपन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने भाग बताए, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, जिसमें अपन को पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का विभाग कब बनाया गया था, तो राजस्थानी के संदर्भ में राजभाषा विभाग बनाया गया था 1975 में। कब बनाया गया था? 1975 में, जिसका मुख्यालय रखा गया अपने जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। किस लिए रखा गया था? ये राजस्थानी भाषा से संबंधित राजभाषा विभाग बनाया गया था। उसके बाद में पूछ दे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये अंग्रेजी मने आवे को नहीं, ना हिंदी रो घणो ज्ञान, राजस्थान रा बासिंदा हाँ, राजस्थानी मारी पहचान। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भाई साहब हुए जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा पर अपने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और इन्होंने ये कहाँ के थे पूछे आपको कि ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, देखिए अपने राजस्थान या भारत में से भी कोई नहीं था देखो अपने राजस्थानी भाषा पर अध्ययन करने वाला, ये भी बाहर का था, डबलिन आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो कि डबलिन आयरलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन पूछे किसने किया है। इनकी पुस्तक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इन्होंने 1912 में लिखी थी। इसमें इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। किसने किया था पूछे, तो अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक कौन सी है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी थी? 1912 में। और इसमें क्या किया था इन्होंने? तो राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किया था। किसने? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इन्होंने बोला कि राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति है जो सोर सैनी प्राकृत के भी गुजरी अपवर्ण से बताई है। इन्होंने बोला है कि अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो सोर सैनी प्राकृत के गुजरी अपवर्ण से हुई है। और गुजरी अपवर्ण से हुई है। मैडम ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, आपने क्या बताया है, क्या सोर्स यानी प्राकृतन, क्या गुजरी अपभ्रंशन, ये मेरे को तो 1% भी समझ नहीं आया। तो इधर देखो, सबसे पहले थे अपने आर्य आए। आर्य भाषाएं थी जो कि वैदिक संस्कृत बोलते थे। सबसे पहले वैदिक संस्कृति को भी अपने दो भागों में बांटते हैं, पाली और एक संस्कृत। पाली जो अपन बोलते थे लगभग, और संस्कृत जो पढ़ते लिखते थे वो संस्कृत थी। ठीक है। दो भाषाओं में बांटा गया वैदिक संस्कृति को, पाली और संस्कृत में। और पाली भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सोर सैनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और मराठी प्राकृत। मराठी प्राकृत जिसे महाराष्ट्र भी कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठा रहते थे तो इसको मराठी प्राकृत बोलते हैं। सोर सैनी, मगधी और मराठी प्राकृत, ये है अपने पाली भाषा के 3 भाग। इन तीनों में से सोर सैनी प्राकृत है ना, इसके 2 भाग किए गए। कौन कौन से? गुजरी अपभ्रंश और नागरी अपभ्रंश। ये किसके भाग है? सोर सैनी प्राकृत के। कौन कौन से हैं? तो गुजरी अपभ्रंश और नागरी अपभ्रंश। इसमें से भी गुजरी अपभ्रंश के भाग है ना, वो है अपने राजस्थानी और देवनागरी। जिससे देवनागरी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, उसी से अपने राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। देखो, देवनागरी हिंदी की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश सोर सैनी प्राकृत और पाली भाषा से हुई है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इससे ही राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी भाषा जिसकी लिपि मूढ़ लिपि कही जाती है, मूढ़ लिपि में राजस्थानी भाषा है जो लिखी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति ये देखिए, राजस्थानी भाषा किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से। अपभ्रंश पूछे तो गुजरी अपभ्रंश और सोर सैनी प्राकृत से। गुजरी अपभ्रंश की उत्पत्ति सोर सैनी प्राकृत से। और क्योंकि आपको कथन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर सैनी प्राकृत से हुई है, तो ये कथन सही होगा क्योंकि सोर सैनी प्राकृत का ही हिस्सा है गुजरी अपभ्रंश। ठीक है। जबकि आपको पूछ ले कि अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो नागरी अपभ्रंश से हुई है, तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि अपने गुजरी अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति हुई। अगर आपको इस स्पेशली नाम देकर के पूछ ले कि एल.पी. तेरसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो नागरी अपभ्रंश से हुई है, ये कथन दे दे तो ये सही होगा क्योंकि एल.पी. तेरसीतोरी मानते हैं कि अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो गुजरी अपभ्रंश से ना होकर के
नागरी अपभ्रंश से हुई है। कौन मानते हैं? एल पी तेजसीतोरी। एल पी तेजसीतोरी का नाम देवे तो ही अपन को नागरी अपभ्रंश करना है, नहीं तो अपन को गुजरी अपभ्रंश करना है। गुजरी अपभ्रंश सोरसैनी प्राकृत और पाली भाषा से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति इसी से अपने हिंदी या फिर देवनागरी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब तो समझ आ गया होगा। इसके बाद में आपको पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में अपनी राजस्थानी भाषा को बांटा गया है, तो राजस्थानी भाषा को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कौन थे ये डब्लिन आयरलैंड के थे, जिन्होंने अपने पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने 1912 में लिखी थी, इसमें इन्होंने 5 भाग बताए राजस्थानी भाषा के। कितने भाग बताए? 5 भाग। कौन कौन से? उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। कौन कौन से? उत्तरी मारवाड़ी। और ये वेली किशन रुक्मणी जो रचना है किसने लिखी थी? वेली किशन रुक्मणी पूछे तो पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी है जो उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखा था। तो उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। आपने तो बांट दिया, हमें याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें? तो ये डायग्राम याद रखिएगा। ये देखो धनुष के आकार का ये डायग्राम है, ये याद रखिएगा। मैम ये इससे कैसे याद होगा? तो देखो सबसे पहले उत्तर, ये दिशाएं हैं, ऐसे याद रख लेना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और इनके बीच में जो आएगी उत्तर पूर्व और अपने दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो अपने देखे सबसे पहले उत्तर मारवाड़ी, फिर दक्षिण मारवाड़ी हो गई, इसके पूरे उत्तर पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी हो गई ना याद। अब आपको पूछ सकते हैं कि अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दिए गए राजस्थानी वर्गीकरण में कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये 5 याद रखना है, जबकि एल पी तेजसीतोरी ने तो ओनली 2 ही दिए थे, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायग्राम याद रखेगा, इसे आपको याद रह जाएगा। उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, ये इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हुए थे अपने डॉक्टर लुइजी तेसितोरी, एल पी तेसितोरी। ये कौन थे मैडम? तो ये थे अपने उदीने शहर इटली के। ये सब ये बार वाले ही कर रहे हैं, अपने राजस्थान वालों ने किसी ने राजस्थानी भाषा पे किया ही नहीं क्या? तो ये पहले तो सबसे पहले इन्होंने किया था, जो कि जो अब्राहम ग्रियर्सन थे वो भी आयरलैंड के थे, और वही एल पी तेसितोरी है, ये भी अपने उदीने शहर इटली से रहे। और इन्होंने क्या किया था? ये कहाँ रहते थे? अपने राजस्थान में कब आए थे? तो अपने बीकानेर के शासक थे। कौन थे? बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी, उनके दरबार में रहते थे। कौन? तो ये अपने लुइजी पियो तेसितोरी, जिन्हें एल पी तेसितोरी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बीकानेर के शासक गंगा सिंह के दरबार में रहते थे, और जो इनकी कर्म स्थली है जो बीकानेर ही रही है, किसकी? एल पी तेसितोरी जी की। ठीक है। इन्होंने राजस्थानी भाषा के 2 भाग बताए थे। राजस्थान की भाषा को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। ये देखिए, इधर पश्चिमी और इधर पूर्वी, ऐसे याद रख लेना, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी। इन्होंने 2 भाग बताए एल पी तेसितोरी ने, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने बताए थे? 5 भाग। इनकी पुस्तक कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी थी? 1912 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो डब्लिन आयरलैंड के। जबकि एल पी तेसितोरी जी कहाँ के थे? इटली के। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 2 भागों में वर्गीकृत किया था राजस्थानी भाषा को, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो बीकानेर के राजा अपने गंगा सिंह के दरबार में। ठीक है। इन्होंने बताया कि राजस्थानी की उत्पत्ति है जो अपने सोरसैनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से हुई है, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या बाकी सब मानते हैं कि अपने गुजरी अपभ्रंश से हुई है, लेकिन एल पी तेसितोरी जी मानते हैं नागरी अपभ्रंश से जो अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इनका स्पेशली नाम देके पूछे एल पी तेसितोरी का, तो इस नागरी अपभ्रंश करना है। ठीक है। अब आपको पूछ ले उद्योतन सूरी, ये भाई साहब कौन थे? तो इन्होंने कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। किन्होंने? तो उद्योतन सूरी जी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की थी। कब की थी? तो 8वीं सदी में इन्होंने ये रचना की थी। और ये किस भाषा में रचना ये की गई थी? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, मारू गुर्जर भाषा में उद्योतन सूरी ने अपना ग्रंथ लिखा था, कुवलय माला नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें क्या है? तो इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अपनी मरु भाषा भी शामिल है, जिसको बाद में मारवाड़ी कहा गया था। तो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसको बाद में मारवाड़ी मरु भाषा शामिल है इसमें, जिसको बाद में मारवाड़ी कहा गया। अब अबुल फजल भाई साहब, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी। इनकी रचना है आईने अकबरी। इसमें भी इन्होंने मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है, अपने राजस्थान की भाषा मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है इन्होंने अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी में।
एक है अपने कवि कुशल लाभ, जो कि कहाँ के थे, ये रहने वाले अपने जैसलमेर के रहने वाले थे कवि कुशल लाभ। इन्होंने ग्रंथ लिखा था पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसका है पूछे आपको, तो कवि कुशल लाभ का है। इन्होंने इस अपने ग्रंथ में, कवि कुशल लाभ ने भी अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है। ठीक है, तो किस किस ने किया है, सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा था, जॉर्ज लुइजी टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा था, जबकि गुएलेमाला में ये बता रहे हैं कि 18 भाषाएं, उसमें से भी अपने राजस्थानी शामिल थी। अबुल फजल भी बता रहे हैं आईन अकबरी में कि मारवाड़ी का उल्लेख वो भी करते हैं। इसके अलावा कवि कुशल लाभ भी अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में बताते हैं कि राजस्थानी भाषा का ये भी उल्लेख करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ ले आपको कि राजस्थानी में भी, राजस्थान की भाषाओं की 2 शैलियां मानी जाती है। कौन सी शैली, एक है डिंगल और एक है पिंगल शैली। डिंगल शैली और पिंगल शैली अपन ऐसे याद रखना, पहले डिंगल को याद रखना और फिर पिंगल को याद रखना। डिंगल को लिखना पश्चिमी साइड में और पिंगल को लिखना पूर्वी साइड में, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। क्योंकि देखो डिंगल है जो अपने पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पे जो जिसकी रचना है पश्चिमी राजस्थान में डिंगल शैली में सर्वाधिक प्रचलित है। जो डिंगल शैली अपने पश्चिमी राजस्थान में थी, तो सर्वाधिक रचनाएं पश्चिमी राजस्थान में की गई डिंगल शैली में। ठीक है, वही अपने पूर्वी राजस्थान में पिंगल शैली है जो पूर्वी राजस्थान में, वही डिंगल शैली है जो अपने राजस्थान में। ये डिंगल शैली है ना, ये अपने चारण कवियों के द्वारा चारण साहित्य लिखा गया था। इसमें डिंगल शैली में चारण साहित्य लिखा गया था और चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त की जाती थी, जबकि ये है जो छंदों और दोहों में प्रयुक्त की जाती थी। कौन सी, पिंगल शैली है। जो डिंगल शैली है जो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है, यानी इसमें डिंगल शैली में जैसा अपन बोलते हैं ना वैसा का वैसा लिखते हैं। वहीं अपने पिंगल शैली में है जो ये ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है। ये ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि ब्रज क्षेत्र किसको बोलते हैं अपन, ये भरतपुर वाले क्षेत्र को बोलते हैं। ये कहाँ पे आता है, पूर्वी राजस्थान में आता है। तो यहाँ पे पिंगल शैली है, तो फिर अपने आप दिखेगा कि यहाँ पे ब्रज का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का प्रभाव पड़ा है। ब्रज भाषा ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है और छंदों और दोहों के रूप में रचित है, और ये भाट कवियों के द्वारा प्रयुक्त की गई थी, जबकि ये चारण कवियों के द्वारा। उदाहरण के रूप में देख लीजिएगा, डिंगल शैली में अपने सबसे प्रसिद्ध रचना कोई पूछे तो अपने हो जाएगी वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी किसने लिखी थी पूछे आपको, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। इसके अलावा कवि बांकीदास ने लिखा था कुकवि बतीसी। कुकवि बतीसी किसने लिखा था, तो अपने हो जाएगा कवि बांकीदास ने। कुकवि बतीसी में, अपने ग्रंथ कुकवि बतीसी में सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किसमें मिलता है अपन को, कुकवि बतीसी ग्रंथ में, जो कि किसका है, बांकीदास जी का। ठीक है, इसके अलावा मूणोत नैण सिरी ख्यात, इसके अलावा बांकीदास री ख्यात और वेली किशन रुक्मणीरी, ये सब है जो अपने किस शैली में लिखी गई थी, डिंगल शैली में। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है वेली किशन रुक्मणीरी है जो किस शैली में लिखी गई, तो डिंगल शैली में, क्योंकि ये पश्चिमी साइड में लिखा है मैंने, यानी कि पश्चिम में ये शैली प्रयुक्त होती थी, डिंगल शैली, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान में, जो कि छंद और दोहों के रूप में रचित है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, और ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है ये, और भाट कवियों के द्वारा प्रयोग की गई थी। और आपको उसके उदाहरण पूछ ले तो पृथ्वीराज रासो जो किसने लिखा था, चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो में उनके शब्द भेदी बाण का भी जिक्र किया है, और पृथ्वीराज रासो है। और अचलदास खिंचीरी वचने का, और इसके अलावा विसल देव रासो, ये सब है जो किसके, पिंगल शैली के उदाहरण है। ठीक है, राजस्थान की बोलियों में मारवाड़ी बोली जिसे सबसे मधुर वाणी और कर्णप्रिय वाणी के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ी जो कि अपने जोधपुर के गांवों में शुद्ध रूप से देखने को मिलती है। जोधपुर के सभी गांवों में अपन को मारवाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, मारवाड़ी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो कल अपन ने पढ़ा था कि राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है, वहीं से अपने मारवाड़ी की उत्पत्ति हुई है। तो 8वीं सदी में गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 8वीं सदी में मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। और मीराबाई ने जो अपना साहित्य लिखा था, मीराबाई ने अपनी जो पुस्तकें लिखी थी वो इसी भाषा में लिखी थी। इसके अलावा ढोला मारू रदुआ है,
इसके अलावा अपने पृथ्वीराज राठौड़ ने भी डिंगल शैली में इसी भाषा में अपने साहित्य लिखा था। वेली किशन रुक्मणी, डोला मारूरा दुआ। इसके अलावा जो अपने मीराबाई के जो ग्रंथ है वो सब है जो मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। इसके अलावा जैन साहित्य भी लिखा गया, वो भी अपने मारवाड़ी भाषा में लिखा गया। और मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। कल अपन ने दो शैलियां पढ़ी थी कि डिंगल और पिंगल शैली। डिंगल शैली जो कि पश्चिमी राजस्थान में प्रयुक्त की जाती है चारण कवियों के द्वारा, और वहीं अपने पिंगल शैली पढ़ी थी जो भाट कवियों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, दोवों और छंदों के रूप में प्रयुक्त की जाती है और पूर्वी राजस्थान में प्रयोग की जाती है। वही डिंगल शैली है जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है जो डिंगल कहलाता है। और मारवाड़ी की उपबोलियां पूछ ले आपको तो मारवाड़ी की उपबोलियों में मेवाड़ी है, मेवाड़ी के अलावा वागड़ी है, खेराड़ी है, शेखावटी है, गोडावड़ी है, गोड़वाड़ी है, थली है, नागौरी है। इसके अलावा देवड़ा भाटी है, बाड़मेरी है, बीकानेरी है, जालोरी है, जैसलमेरी है और घाटी है। इन सबको क्षेत्र वाइज ही याद रखना है। जहाँ जहाँ जो क्षेत्र है अपने राजस्थान में वहाँ वैसी बोली जाती है। इसीलिए तो अपने राजस्थान में कहावत भी प्रचलित है, जटेरो जेड़ो पानी उटेरी वेड़ी वाणी। तो फिर जट जट जेड़ो पानी है, उठ उठे अपने वाणी है, ठीक है, उठ उठे भाषा चेंज हो जावे। जन सभी वाणियों में या फिर सभी क्षेत्र में अपने अलग अलग बोलियां बोली जाती है। बहुत सारी बोलियां बोली जाती है राजस्थान में, लेकिन मुख्य रूप से जो मारवाड़ी है उसी की सभी उपबोलियां मानी जाती है। अपने हाड़ोती, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी की जो उपबोलियां है वही अपने पूरे राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी जो सबसे मुख्य बोली है अपने राजस्थान की, इसी की उपबोलियों में अपने मेवाड़ी आ जाती है, वागड़ी है, खेराड़ी है, शेखावटी है, गोड़वाड़ी है, थली है, नागौरी है, देवड़ावाटी, बाड़मेरी, बीकानेरी, जालोरी, जैसलमेरी और घाटी। तो फिर इन उपबोलियों पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने आ जाएगी मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा जो कि अपने मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। ये राजस्थान की दूसरी मुख्य बोली है। पहली कौन सी है? तो पहली अपने मारवाड़ी हो गई, दूसरी हो गई मेवाड़ी। महाराणा कुंभा ने इसी भाषा में अपने विजय स्तंभ पर नाटक लिखाए थे। तो महाराणा कुंभा ने इसी भाषा में विजय स्तंभ पर नाटक लिखाए थे। किस भाषा में? तो मेवाड़ी भाषा में। आपको पूछ ले इसके बाद वागड़ी भाषा। वागड़ी भाषा जो कि इसे वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र बोले तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। इसे भिल्ली बोली भी कहते हैं। भिल्ली बोली इसको किसने कहा था? तो डॉक्टर गिरियसन के द्वारा इसे भिल्ली बोली की संज्ञा दी जाती है। ये भिल्लों की प्रिय बोली है। कौन सी? अपने वागड़ी भाषा। ये मेवाड़ी और इन पर मेवाड़ी और गुजराती भाषा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसकी उपबोली है भिल्ली। और भिल्ली को भिल्ली बोली किसने कहा है? तो अपने डॉक्टर गिरियसन ने कहा है वागड़ी को भिल्ली बोली। और संत माऊजी ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, संत माऊजी जिनका संबंध अपने साबला गांव डूंगरपुर से और नवा टापरा से भी रहा है, तो उन्होंने जो अपने जो ग्रंथ लिखे अपने उपदेश है जो अपने वागड़ी भाषा में दिए, ठीक है, जिनकी चर्चा अपन ने संत संप्रदाय में डिटेल में कर चुके थे। उसके बाद में खेराड़ी बोली। खेराड़ी बोली जिन्हें अपने मीणाओं की प्रिय बोली के नाम से जाना जाता है। मीणाओं की प्रिय बोली कौन सी है? खेराड़ी बोली। इसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़ौती की मिश्रण मानी जाती है। कौन कौन सी? याद रखेगा, MDH ट्रिक याद रख लीजिएगा। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़ौती की मिश्रित बोली है वो है अपने खेराड़ी बोली। ये कहाँ पे बोली जाती है पूछे तो अपने भीलवाड़ा क्षेत्र में। भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है। शाहपुरा जो कि अभी नया जिला बन गया है तो शाहपुरा क्षेत्र में, और इसके अलावा बूंदी में भी बोली जाती है। कौन सी? खेराड़ी बोली। उसके बाद में गोड़वाड़ी बोली। गोड़वाली बोली कहाँ बोली जाती है? तो गोड़वाड़ प्रदेश में। गोड़वाड़ प्रदेश तो बोले तो लूनी नदी का प्रवास क्षेत्र है जो गोड़वाड़ कहलाता है। कौन कौन सी जगह है पूछे आपको? तो पाली है, जालोर है, सिरोही है। पाली, जालोर और सिरोही में अपने गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नरपति नाला ने अपने ग्रंथ बिसल देव को भी इसी भाषा में लिखा था। तो बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाला ने। कौन सी भाषा में की थी पूछे तो गोड़वाड़ी भाषा में। उसके बाद में अपने शेखावटी बोली। शेखावटी बोली है जो अपने शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपने शेखावटी बोली बोली जाती है। थली जो कि अपने उत्तरी बीकानेर में बोली जाती है। तो थली प्रदेश कहाँ पे? बीकानेर वाला क्षेत्र है जहाँ पे थली बोली बोली जाती है। उसके अलावा मालवी बोली। मालवी बोली बोले तो मालवा के राजपूतों की बोली है ये।
जो कि मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बोली है। राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं अपन, तो राजस्थान में भी बोली जाती है। राजस्थान में कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो चित्तौड़गढ़, कोटा और प्रतापगढ़ में है जो मालवी बोली बोली जाती है, ठीक है। और इसे राजस्थान की दक्षिण पूर्वी बोली कहते हैं, क्योंकि देखो ये दक्षिण पूर्व में ही है, अपने चित्तौड़गढ़, कोटा और प्रतापगढ़ राजस्थान के, तो ऐसे याद रखने जगह राजस्थान की दक्षिण पूर्वी बोली बोले तो मालवी बोली। तो इस पर मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में बोली जाएगी तो मराठी का प्रभाव तो अवश्य दिखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मराठा ज्यादा रहते थे। इसके अलावा मालवी की जो उपबोलियां है इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निमाड़ी, रागड़ी, रतलामी और सांदवाड़ी है जो किसकी उपबोलियां है, तो वो है अपने मालवी की, ठीक है। कौन कौन सी, निमाड़ी जो कि कहाँ बोली जाती है, अपने राजस्थान में पूछे तो डूंगरपुर में बोली जाती है। और डूंगरपुर अपने सबसे दक्षिण में है, अपने राजस्थान के दक्षिण में, तो इसको राजस्थान की दक्षिणी बोली भी कहेंगे। तो फिर राजस्थान की दक्षिणी बोली पूछे तो अपने निमाड़ी बोली है जो कि डूंगरपुर में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद में रांगड़ी बोली जिसे कर्कश बोली भी कहते हैं। कर्कश बोली बोले तो कड़वी बोली, ठीक है। कर्कश बोली खड़ी बोली है, ये अपने रांगड़ी बोली। इस पर मारवाड़ी और मालवी का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा रतलामी और सांदवाड़ी है जो झालावाड़ में बोली जाती है, तो ये हो गई अपने मालवी की उपबोलियां, निमाड़ी, रतलामी, सांदवाड़ी और रांगड़ी, ठीक है। इसके अलावा है अपने देवड़ा वाटी बोली। देवड़ा वाटी कौन बोलता है, तो सिरोही के देवड़ा शासकों के द्वारा जो देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है, तो सिरोही क्षेत्र में देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है। और खेराड़ी अभी चर्चा कर लिए। मीणाओं की कीरी बोली है, और सापुरा और बूंदी में, और ये मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। इसके अलावा मेवाती बोली जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है, और कहाँ पे बोली जाती है मेवाती बोली, तो मेवात क्षेत्र बोले तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में, ठीक है। तो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और ये हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ये हिंदी से सबसे ज्यादा निकटता रखने वाली अगर कोई बोली है तो वो है कौन सी, मेवाती बोली। तो हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है कौन सी बोली है, अपने मेवाती बोली। इसी में ना संत चरणदास जी और लालदास जी के द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई थी, संत संप्रदाय के दौरान अपन ने पढ़ा था कि चरणदास जी और लालदास जी ने अपने संत थे, उनका साहित्य भी है जो मेवाती बोली में देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। जबकि माऊ जी का था वागड़ी भाषा में, ठीक है। और इसके अलावा चरणदास जी की दो शिष्या थी जो चरणदासी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करती है दिल्ली में, और अलवर में चरणदासी संप्रदाय चलाता है, लेकिन बाद में वो दिल्ली में स्थापित कर दिया जाता है और यही दिल्ली चली जाती है और वहीं पर चरणदासी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करती है। इनकी डिटेल में अपन ने चर्चा कर ली है संत संप्रदाय के दौरान। तो इनके जो ग्रंथ थे ना, दयाबाई के ग्रंथ कौन से थे, दयाबोध और विनय मल्लिका। दयाबोध और विनय मल्लिका है जो इसी भाषा में रचित है, कौन सी भाषा में, तो मेवाती बोली में। इसके अलावा सहजोबाई के भी दो ग्रंथ थे जिसकी चर्चा भी अपन ने की थी, सहज प्रकाश और इसके अलावा था सोलतीति। सहज प्रकाश और सोलतीति ग्रंथ है सहजोबाई के, जो ये दोनों है जो चरणदास जी की शिष्याएं थी। इन दोनों के ये जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में, तो मेवाती भाषा में, कंफ्यूज नहीं होना है। मेवाती खुद तो ढूंढाड़ी की उपबोली है, लेकिन मेवाती की भी कोई उपबोलियां है, याद रखिएगा। राठी, कठेर और महेटा है जो अपने इसकी उपबोलियां मेवाती की। और इसके अलावा मालवी हो गई, थली, गोड़वाड़ी, शेखावटी, वागड़ी, खेराड़ी। इसके अलावा तोरावटी प्रदेश किसको बोलते हैं, जो कांतली नदी परवा क्षेत्र है, जो तो अंतपर्वा क्षेत्र जहाँ पे, जो कि अपने अंतपर्वा की सबसे लंबी नदी है, जो कांतली नदी ओनली अंतपर्वा की, ठीक है, जो राजस्थान में बहने वाली है। जबकि बड़ी नदी सबसे तो घग्गर नदी है जो कि राजस्थान से बाहर भी बहती है, जबकि राजस्थान में जिसका उद्गम होता है वो सबसे लंबी अंतपर्वा की कांतली है और उसका पर्वा क्षेत्र है, वहां पे है जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है, तोरावटी बोली, ठीक है। और ये तोरावटी बोली है जो ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये भी तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। और कांतली नदी का अपुआ क्षेत्र है जो यहाँ पे बोली जाती है तोरावटी। कौन सा क्षेत्र है, तो सीकर है, चूरू है, और इसके अलावा झुंझुनू है, और अपने नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना क्षेत्र में बोली जाती है तोरावटी बोली। इसके अलावा जगरोती बोली है जो कहाँ पे बोली जाती है, पूछे आपको, तो जगरोती बोली जाती है करौली क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा धावड़ी बोली अपने उदयपुर में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी की उपबोलियों में और है काठेड़ी बोली जो कि टोंक और धौलपुर में देखने को मिलती है, अपन को बोली जाती है कहाँ पे, टोंक और धौलपुर में। कौन सी बोली, तो काठेड़ी बोली। इसके अलावा है अपने नागरचोल बोली है जो सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में भी देखने को मिलती है।
नागरचोल और इसके अलावा राजावटी। राजावटी अपने दौसा और जयपुर, दक्षिणी जयपुर में अपन को देखने को मिलती है कौन सी भाषा, राजावटी। ठीक है, राजावटी, नागरचोल और चौरासी। चौरासी भाषा है जो अपने 84 बोली है जो जयपुर अलवर के सीमावर्ती क्षेत्र में, इसके अलावा अपने टोंक से जिले में भी बोली जाती है। तो 84 बोली है जयपुर अलवर टोंक के जिलों में बोली जाती है। तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली है सभी, राजावटी, नागरचोल, 84, काठेड़ी, इसके अलावा अपने हो गई मेवाती। ठीक है, ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। और तोरावटी भी है जो ढूंढाड़ी की बोली है, याद रखिएगा। और अभी बची है अपने केवल और केवल अहीरवाटी, हड़ौती और ढूंढाड़ी, इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने मारवाड़ी की थी। मारवाड़ी की उपबोलियों में अपन ने मेवाड़ी जो कि मेवाड़ क्षेत्र में, वागड़ी जो कि वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र बोले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। वहीं खेराड़ी बोली जो कि खेराड़ प्रदेश में बोली जाती है, खेराड़ प्रदेश बोले तो शाहपुरा और बूंदी में। शेखावटी क्षेत्र बोले तो शेखावटी क्षेत्र अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना वाला जो आ जाएगा क्षेत्र, उसमें बोली जाती है शेखावटी। गोड़वाड़ी पूछे तो गोड़वाड़ प्रदेश में, गोड़वाड़ प्रदेश बोले तो लूनी नदी का परवा क्षेत्र। ठीक है, पाली जालोर का क्षेत्र, सिरोही वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। थली बोले तो अपने बीकानेर का क्षेत्र है जहाँ पे थली बोली जाती है। नागौरी जो कि नाम से ही स्पष्ट है, नागौर क्षेत्र में। देवड़ा वाटी जो कि अपने सिरोही में देवड़ा शासकों के देवड़ाओं के द्वारा बोली जाती है, तो देवड़ा वाटी। बाड़मेर में बाड़मेरी बोली, बीकानेर में बीकानेरी, जालोर में जालोरी, जैसलमेर में जैसलमेरी। इसके अलावा है घाटी। घाटी याद रखिएगा क्योंकि इसके नाम से अपन को स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये कहाँ पे बोली जाती है, तो घाटी बोली जाती है अपने बालोतरा और बाड़मेर वाले क्षेत्र में। बालोतरा जो कि अभी नया जिला बन गया है, पहले बाड़मेर का हिस्सा था, तो अपने बालोतरा बाड़मेर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो घाटी। तो अभी चर्चा कर ली अपने मारवाड़ी की उपबोलियों की सभी की। इसके अलावा ढूंढाड़ी की भी उपबोली पर चर्चा करिए। तो इसके बाद में अपन करते हैं ढूंढाड़ी बोली पे। ढूंढाड़ी बोली जो कि अपने जयपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर क्षेत्र में। ठीक है, इसके प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे मिलता है अपन को, तो 8-10 गुजरी ग्रंथ में। कहाँ पे मिलता है, 8-10 गुजरी ग्रंथ में मिलता है, जो कि 18वीं सदी का ग्रंथ है। इसमें अपन को ढूंढाड़ी बोली के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है क्योंकि अपने भरतपुर अपने ब्रज क्षेत्र से इसकी सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। और ढूंढाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है उसे पिंगल कहते हैं। हाँ, इसका साहित्यिक रूप है जो पिंगल कहलाता है। ठीक है, और जबकि अपने पढ़ा था मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। पिंगल जो कि कल अपन ने पढ़ा भी था इसके डिटेल में कि जो पूर्वी राजस्थान में अपने पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है भाट कवियों के द्वारा, पूर्वी राजस्थान में, जो कि छंद और दोह में रचित होता है। संत दादू दयाल जी ने अपने ग्रंथ वाणी की रचना है जो अपने ढूंढाड़ी बोली में की है। और संत दादू जी की जो उपदेश थे वो भी ढूंढाड़ी बोली में। आपको पूछ सकता है कि संत दादू जी के द्वारा उपदेश है जो कौन सी भाषा में दिए गए, तो अपने हो जाएंगे ढूंढाड़ी बोली में। ठीक है, इसके अलावा जो सुंदरदास जी और रजतदास जी थे, इनके ग्रंथ भी है जो किसी जिसकी चर्चा अपन ने डिटेल में संत संप्रदाय में कर चुके थे कि सुंदरदास जी ने कौन से ग्रंथ लिखे और रजतदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो इनके आपको कमेंट बॉक्स में वापस लिख के बताना है, आपको याद रहे या नहीं रहे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सुंदरदास जी और रजतदास जी के ग्रंथ। ठीक है, और ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है, तो हड़ौती है, अजमेरी है, किशनगढ़ी है, राजावटी, नागरचोल, 84, काठेड़ी, तोरावटी, दोसी और अलवरी। हड़ौती, अजमेरी, किशनगढ़ी, राजावटी, नागरचोल, 84, काठेड़ी, तोरावटी, दोसी और अलवरी। ठीक है, और इसके बाद में हड़ौती के बारे में ये फैक्ट है कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, पहले तो पूछे तो हड़ौती प्रदेश में। हड़ौती प्रदेश बोले तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र में। और मिस्टर के लॉग थे, मिस्टर के लॉग ने क्या किया, तो 1875 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिंदी ग्रामर। कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिंदी ग्रामर। इसमें इन्होंने सबसे पहले भाषा के अर्थ में हड़ौती शब्द का प्रयोग किया था। तो भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो 1875 में मिस्टर के लॉग के द्वारा किया गया था। और वर्तनी की दृष्टि से देखें तो ये सबसे कठिन बोली मानी जाती है, कौन सी, हड़ौती बोली, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली। और कवि सूर्यमल मिश्रण के जो ग्रंथ है जो इसी भाषा में रचित है, कौन सी भाषा में, तो हड़ौती भाषा में। उसके बाद में अपने अहीरवाटी
अहिरवाटी बोली पूछे आपको कि कहाँ पे बोली जाती है, तो ये देखिए हरियाणा, हरियाणा जहाँ पे बांगरू बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? बांगरू। और इधर ये अपना मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र बोले तो अलवर भरतपुर, जहाँ पे मेवाती बोली जाती है। तो अपने बांगरू बोली और मेवाती बोली के मध्य जो भी क्षेत्र है ना, वहां पे बोली जाती है कौन सी बोली? अहिरवाटी बोली। तो हरियाणा और मेवात क्षेत्र के मध्य जो क्षेत्र है जिसका नाम है राठ क्षेत्र, उसको राठ क्षेत्र है जिसका नाम, जहाँ पे अहिर जाति के लोग रहते हैं, वहां पे अहिरवाटी या राठी बोली बोली जाती है। और ये अलवर के रसखान नाम से प्रसिद्ध हुए कौन? अली बख्श जी। कौन? अली बख्श जी, जिन्हें अलवर का रसखान कहा जाता है। इन्होंने अली बख्श ख्याल लोक नाट्य की रचना की थी। और अली बख्श ख्याल लोक नाट्य की जो भाषा है वो अहिरवाटी है। और अली बख्श ख्याल लोक नाट्य की चर्चा अपन ने डिटेल में लोक नाट्य के दौरान पढ़ लिए थे। तो हो गया ये ढूंढाड़ी, हड़ौती और अहिरवाटी। ठीक है, ढूंढाड़ी, हड़ौती और अहिरवाटी हो गई है। ढूंढाड़ी की उपबोली में हड़ौती जो कि कहाँ पे बोली जाती है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़। उसके बाद में अजमेरी जो कि अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। किशनगढ़ी जो कि किशनगढ़ी क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखना है ये कि किशनगढ़ी है जो किशनगढ़ी बोली है जो अपने ढूंढाड़ी की उपबोली है, ना कि मारवाड़ी की। आप अजमेर को देख कर मारवाड़ कर दोगे, मारवाड़ी नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है। किशनगढ़ी है जो ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजावटी पूछ ले तो दौसा में बोली जाती है। इसके अलावा नागरचोल जो कि सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। चौरासी पूछ ले तो अपने अलवर और इसके अलावा जयपुर वाले क्षेत्र और टोंक वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तोरावटी है जो कांतली नदी के परवा क्षेत्र में बोली जाती है, झुंझुनू और सीकर में। दोसी में दौसा में जो है जो दोसी बोली बोली जाती है। और अलवर में जो अलवरी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ में अपने ये बोली हो गई कंप्लीट। आपको क्लास कैसी लगी? बहुत ही कम टाइम में ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक आपके। तो आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसका आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो वही टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा। तो फिर कैसी लगी आपको क्लास? अगर पसंद आई है क्लास तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम अपलोड हो ही रही है। वहाँ का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी और जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।